जदीद उर्दू शायरी का जिक्र हो और अख्तर अली मान की मुनफरिद और ड्रामाई आवाज़ का तस्करा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के इस तज्जिये में हम उनकी दिलचस्प जिंदगी और इस बेमिसाल सिनेमाई अंदाज को खोजेंगे जिसने उर्दू अदब को लफ्ज़ों का एक बिल्कुल ही नया रंग दिया। तो चलें सीधे मौजू की तरफ आते हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम अख्तर लामान की ज़िंदगी, उनके मुकालमा निगारी के सफ़र, उनकी अहम तसानीफ़ और मुनफरिद अंदाज़ को देखेंगे, और फिर उनकी इंतहाई मशहूर नज़्म एतमाद का एक तफसीली मतनी तज्जिया भी करेंगे, जिससे इंसान के फितरी रद्द अमल का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा 1 की, यानी अख्तर अली मान की ज़िंदगी। जाहिर है इनके काम को सही मानों में समझने के लिए हमें इस जोग्राफियाई और तालीमी सफ़र को देखना होगा जिसने इनके इस शानदार ज़हन की तश्कील की। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। इनका यह सफ़र 1915 में बिजनौर के एक छोटे से कस्बे नजीबाबाद से शुरू होता है। इसके बाद वो 1930 की दहाई में दिल्ली के मशहूर एंग्लो अरबिक कॉलेज और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे नामवर तालीमी इदारों से वाबस्ता रहे। इनकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ महकमा सप्लाई और ऑल इंडिया रेडियो पुणे से हुआ, लेकिन 1940 की दहाई में वो मुंबई मुंतकिल हो गए, जो उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और फिर 1996 में उनका इंतकाल हुआ। एक छोटे से शहर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े सकाफती मरकज़ तक का ये सफ़र वाकई कमाल है। अब आते हैं हिस्सा 2 की तरफ, मुकालमे और नज़में लिखना। ये वो दौर है जब मुंबई में इनका पेशावराना करियर बराए रास्त उनकी शायरी में एक नया रंग भर रहा था। मुंबई मुंतकली उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्क्रीन प्ले लिखे और फिर इंतहाई मकबूल फिल्मों के लिए मुकालमे भी तहरीर किए। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प और अहम बात है वो ये है कि उन्होंने इन फिल्मी मुकालमों की तकनीक और सिनेमाई ड्रामे को अपनी क्लासिक शायरी के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ दिया। दरअसल फिल्मों के लिए लिखने का यही तजर्बा इनके दिलफ्रेब शायराना अंदाज का वो खुफिया जुज़ बन गया जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। इस सिनेमाई पसमंज़र को समझने के बाद अब बारी है हिस्सा 3 की, यानी उनकी अहम तसानीफ़ और मुनफरिद अंदाज का जायज़ा लेना। अख्तर उल ईमान ने अपने कलम से जदीद उर्दू नज़्म को एक बहुत वसी और शानदार ज़ख़ीरा दिया। उनके अहम शेरी मजमूओं में नया आहंग, बिन्ते लम्हात और यादें जैसी शाहकार किताबें शामिल हैं। बाद में आप जो तारीख सैयारा, गुरदाब और सरे सामा जैसी तख्लीक़ात भी मंजर आम पर आईं। 1984 में उनकी कुलियात शाये हुईं और उनकी खुदनविश्त इस आबाद खराबे में तो अदब का एक अनमोल सरमाया है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनके मजमुआ यादें ने उन्हें 1962 में बावकार साहित्य अकादमी अवार्ड दिलवाया और उन्हें इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया। तो आखिर उनकी शायरी में ऐसा क्या खास था? वो था उनका एक बिल्कुल मुनफरिद लबो लहजा और वो ड्रामाई पहलू जिस पर हमने अभी बात की। उनकी शायरी पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे नज़्म का किरदार बराह रास्त हमसे मुकालमा कर रहा हो, एक ख़ास किस्म की थिएट्रिकल कशमकश। और यही वो खूबी है जो जदीद उर्दू शौरा की भीड़ में उनकी एक बिल्कुल अलग शनाख्त बनाती है। और हाँ, एक बात वाज़ेह करता चलूँ, हम उनके जिस मुनफरिद अंदाज, सवाने हयात और शेरी तज्जिये पर बात कर रहे हैं, ये तमाम मालूमात हमने बराह रास्त NCERT की मुस्तनद निसाबी किताबों से अख्ज़ की हैं। यानी ये सब मुकम्मल तौर पर मुस्तनद और निसाबी हक़ाइक़ पर मबनी है। चलें अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा 4 की तरफ। हमने उनके ड्रामाई अंदाज की काफ़ी बात कर ली, अब वक्त आ गया है कि इसे अमली तौर पर भी देखा जाए। तो आइए उनकी एक इंतहाई ताकतवर और मशहूर नज़्म एतमाद का मतनी तज्जिया करते हैं। नज़्म की शुरुआत ही बिल्कुल किसी सस्पेंस से भरपूर फिल्मी मंजर की तरह होती है। हवा बोलती है कि तू एक ज़र्रा है, मैं उड़ा दूंगी। ज़रा इस लाइन की ताकत को महसूस करें। एक बज़ाहिर कमज़ोर हस्ती को एक बहुत बड़ी और बेरहम ताकतवर हवा की तरफ से सीधी धमकी मिल रही है। कशमकश का आगाज़ यहीं से हो जाता है और फिर अचानक मंजर की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। हवा के फौरन बाद दरिया की मौज सर उठाती है और कहती है, मैं बहा दूंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फिल्म का विलन अपने इरादे जाहिर कर रहा हो। बिफरी हुई मौज अपनी पूरी तबाहकुन ताकत के साथ ऐलान कर रही है कि वो सामने वाले को अपने साथ बहा ले जाएगी। और अब ड्रामा अपने उरूज पर पहुंच जाता है। बारी आती है आग और जमीन की। एक लबट ने कहा, मैं जला डालूंगी, और जमीन ने कहा, मैं निगल जाऊंगी। ये क्लाइमैक्स की इंतहा है। मौत और तबाही ने गोया हर तरफ से घेरा तंग कर लिया है।
زمین اور آگ کے یہ حتمی اور دہشتناک فیصلے پڑھنے والے کو بھی خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قدرت کے اتنے شدید اور غضبناک عناصر کی دھمکیوں کے بعد اب آتے ہیں حصہ 5 یعنی انسانی رد عمل پر۔ اب وقت ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کا کہ آخر ان تمام ہولناک دھمکیوں کے نشانے پر تھا کون؟ اس مقام پر نظم کی اصل اور بنیادی کشمکش پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک طرف فطرت کی بے پناہ مزور طاقتیں ہیں، یعنی ہوا، موج، آگ اور زمین، اور دوسری طرف مسکراتا ہوا ایک انسان جو اپنا نقاب اٹھا کر پوری ثابت قدمی سے اپنی شناخت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ مقابلہ دراصل تباہی کے خوف اور انسان کے غیر متزلزل اعتماد کا مقابلہ ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ زبردست سنیمائی انکشاف، ایک ایسا فقرہ جو سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ میں نے چہرے سے اپنے الٹ دی نقاب اور ہنس کر کہا میں سلیماں ہوں، ابن آدم ہوں میں، یعنی انسان ہوں۔ ان تمام دھمکیوں کے جواب میں وہ ہستی محض مسکراتی ہے اور حضرت سلیمان اور حضرت آدم کی عظیم میراث کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر اسی غیر متزلزل اعتماد کا سب سے طاقتور اعلان ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انسان ہوں۔ کمال ہے نا؟ اب آج کے اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ادب کے طالب علموں کے لیے میرا ایک سوال ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اختر علی مان کا ایک فلمی اسکرپٹ رائٹر ہونا اس آخری دعوے یعنی میں ابن آدم ہوں کے ڈرامائی اثر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے؟ ذرا سوچئے، ممبئی کی فلم انڈسٹری نے کس طرح انہیں اردو شاعری کا یہ سب سے شاندار اور یادگار کلائمیکس تخلیق کرنے کے قابل بنایا۔ کیا واقعی اس نظم میں ایک مکمل اور بھرپور ڈرامہ چھپا ہوا نہیں ہے؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا